आज हम एक ऐसी हत्या के मामले पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आरुषि तलवर की दिल दहला देने वाली कहानी। मई 2008 में 14 वर्षीय आरुषि अपने घर पर मृत पाई गई, जिसके बाद मीडिया में हलचल मच गई और पूरे देश में अपराध, न्याय और नैतिकता पर बहस शुरू हो गई। जो मामला शुरू में एक साधारण हत्या लग रहा था, वह जल्द ही एक जटिल रहस्य, आरोपों और कानूनी झगड़ों का जाल बन गया। इस दिल दहला देने वाली घटना की तह में जाने के लिए हम उन प्रमुख घटनाओं और इस केस के भारतीय समाज पर पड़े प्रभाव की गहराई से जांच करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहे और जाने आरुषि तलवर केस की सच्चाई। इस कहानी की शुरुआत होती है तलवर फैमिली से, जो नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट में रहते थे। इस परिवार में 3 लोग रहते थे, जिसमें आरुषि तलवर, आरुषि की मां नुपुर तलवर और आरुषि के पिता राजेश तलवर होते हैं। नुपुर और राजेश तलवर पेशे से डेंटिस्ट होते हैं। आरुषि का जन्म 24 मई 1994 को होता है। आरुषि बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी और होनहार लड़की थी। 15 मई 2008 के दिन आरुषि बहुत खुश थी। उस दिन उसे जल्दी स्कूल जाना था, क्योंकि 16 मई से उसके स्कूल की समर वैकेशंस स्टार्ट होनी थी और इसी कारण 24 मई को होने वाला आरुषि का जन्मदिन आरुषि 15 मई को ही सेलिब्रेट करना चाहती थी, जिससे वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना सके। आरुषि स्कूल से आती है, तब तक राजेश और नुपुर तलवर भी क्लिनिक से आ जाते हैं और सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। आरुषि के पिता ने आरुषि के जन्मदिन के तोहफे के लिए एक कैमरा भी खरीदा था, जो उसे आरुषि को जन्मदिन के दिन यानी 24 मई को देना चाहते थे। लेकिन नुपुर तलवर के कहने पर राजेश तलवर उस कैमरे को 15 मई को ही आरुषि को दे देते हैं। आरुषि कैमरा मिलने के बाद बहुत खुश हो जाती है और आरुषि अपने माता पिता के बहुत सी तस्वीरें भी निकालती है। उसके बाद राजेश तलवर और नुपुर तलवर अपने कमरे में आ जाते हैं और आरुषि तलवर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े समय बाद राजेश तलवर अपने किसी काम के लिए नुपुर तलवर को वाईफाई राउटर ऑन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद नुपुर तलवर आरुषि के कमरे में जाती है, जहां आरुषि अपना नोवेल पढ़ रही थी। आरुषि पढ़ाई में लगी रहती है और नुपुर भी वाईफाई राउटर ऑन करके वहां से चली जाती है। अब दिन था 16 मई। तलवर्स फैमिली के घर में काम करने वाली भारती भी काम करने के लिए आ जाती है और डोर बेल बजाती है। अक्सर एक बार डोर बेल बजाते ही तलवर फैमिली के घर में काम करने वाला नौकर, जिसका नाम हेमराज था, दरवाज़ा खोल दिया करता था। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ और किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। भारती फिर से बेल बजाती है, लेकिन तब भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। भारती के तीसरी बार बेल बजाने पर नुपुर तलवर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन एक जाली वाला दरवाज़ा नहीं खोल पाती, क्योंकि वो बाहर से बंद होता है। तभी नुपुर भारती से पूछती है कि हेमराज कहाँ है, जिस पर भारती कहती है कि उसे नहीं पता। फिर नुपुर कहती है कि शायद हेमराज दूध लेने गया है, जब वो आकर दरवाज़ा खोलेगा तुम भी जभी आ जाना। जिस पर भारती कहती है कि उसे और भी जगह काम करने जाना है और नुपुर तलवर से बालकनी से चाबी फेंकने को बोलती है। नुपुर तलवर बालकनी जाकर नीचे चाबी फेंकती है और भारती से दोबारा दरवाज़ा चेक करने को बोलती है कि शायद दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ है। भारती जब दरवाजे को दोबारा चेक करती है तो सच में उस पर कोई ताला नहीं होता। इसी बीच राजेश तलवर, जो अक्सर लेट उठा करते थे, उस दिन जल्दी उठ जाते हैं और कमरे के बाहर आकर देखते हैं कि टेबल पर एक विस्की की खाली बोतल रखी है और उस पर कुछ खून के निशान है, जिसे देखकर राजेश तलवर चौंक जाते हैं और नुपुर तलवर को आवाज़ लगाकर उस बोतल के बारे में पूछते हैं, जिस पर नुपुर तलवर भी चौंक जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी नुपुर तलवर राजेश तलवर को आरुषि का कमरा चेक करने को बोलती है। आरुषि के कमरे का दरवाज़ा उस दिन थोड़ा खुला हुआ था, जिसको रोज़ रात को नुपुर तलवर बाहर से लॉक कर देती थी। वो दरवाज़ा बाहर से बिना चाबी के नहीं खोला जा सकता, बल्कि अंदर से खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उस रात नुपुर तलवर शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। राजेश तलवर आरुषि के कमरे में जाते हैं और वहाँ का दृश्य देखकर उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है।
वो देखते हैं कि आरुषि खून में लथपथ अपने बिस्तर पर पड़ी है और उसका गला भी काटा गया है, जिसे देखकर राजेश जोर जोर से रोने लगते हैं। राजेश के रोने की आवाज़ सुनकर नुपुर भी कमरे में आ जाती है और वहाँ का नज़ारा देखकर सदमे में खड़ी हो जाती है। पीछे पीछे भारती भी कमरे की तरफ दौड़ती है तो अंदर नुपुर भारती को कहती है कि देखो हेमराज क्या कर कर चला गया। भारती राजेश और नुपुर को शांत करने की कोशिश करती है। भारती मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाने के लिए पूछती है, जिस पर नुपुर तलवर उसे इजाज़त दे देती है। कुछ ही समय में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। 7:15 पर पुलिस क्राइम सीन पर पहुँच जाती है और देखती है कि 15 लोग लिविंग रूम में, 5 से 6 लोग राजेश और नुपुर तलवर के रूम में, वहीं आरुषि के रूम में कोई व्यक्ति नहीं होता, जिससे क्राइम सीन पर बहुत सी छेड़छाड़ होती है और सबूतों की भी सुरक्षा नहीं होती। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर की छानबीन करती है। तभी पुलिस की नज़र खून के कुछ धब्बों पर पड़ती है जो कि टेरिस की ओर जाने वाली सीढ़ी की तरफ जा रहे थे। खून के निशानों का पीछा करते करते पुलिस टेरिस के गेट पर पहुंचती है और देखती है कि टेरिस के गेट पर एक ताला लटका हुआ है। जब पुलिस राजेश तलवर से ताले की चाबी मांगते हैं तो चाबी ढूंढने के लिए राजेश तलवर अपने कमरे में चले जाते हैं और बहुत देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलते। पुलिस के दोबारा चाबी मांगने पर राजेश तलवर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि कातिल हेमराज और भी दूर भाग जाएगा और तुम लोग यहीं घर में छानबीन करते रहना। जिसके बाद पुलिस टेरिस पर जाने का अपना मन बदल लेती है। जिसके बाद हेमराज को असली आरोपी माना जाता है और तुरंत ही हेमराज को पकड़ने के लिए नेपाल के लिए पुलिस रवाना होती है। 17 मई 2008 राजेश तलवर और नुपुर तलवर अपनी बेटी आरुषि तलवर की अस्थियां बहाने हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच जांच के सिलसिले में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के गौतम राजेश तलवर के घर पहुंचते हैं और जांच के दौरान टेरिस पर जाने वाली सीढ़ी की तरफ खून के निशान देखते हैं। टेरिस के गेट पर लगे ताले की चाबी का ना होने से ताला तोड़ा जाता है और टेरिस पर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां एक डेड बॉडी पड़ी है। उस लाश की बहुत बुरी हालत होती है और उसके भी गले पर वार किया हुआ होता है। लाश की हालत इतनी ख़राब होती है कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। तभी राजेश और नुपुर तलवर जो हरिद्वार गए हुए थे उनको फ़ोन करके वापस बुलाया जाता है। घर आकर जब राजेश डेड बॉडी को देखते हैं तो उसे पहचानने से मना कर देते हैं, लेकिन हेमराज के कुछ दोस्तों को भी वहां बुलाया जाता है जो लाश को देखकर साफ बता देते हैं कि ये हेमराज की लाश है। जिस हेमराज को ढूंढने के लिए पुलिस नेपाल गई हुई थी, उस हेमराज की डेड बॉडी राजेश तलवर के घर की छत पर मिलती है। अब तक हेमराज को असली आरोपी माना रही पुलिस राजेश और नुपुर को शक के दायरे में खड़ा कर देती है और फिर ये कहा जाता है कि राजेश और नुपुर तलवर ने ही आरुषि तलवर और हेमराज की मृत्यु की है। जिसके बाद इस केस में 2 थ्योरी आती है। पहली कि राजेश ने हेमराज और आरुषि तलवर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद राजेश ने हेमराज और आरुषि को मार डाला। वहीं दूसरी थ्योरी है कि राजेश तलवर का अनीता दौरानी नाम की एक महिला के साथ अफेयर होता है, जिसके बारे में आरुषि तलवर को पता लग जाता है। जिसके बाद राजेश तलवर आरुषि तलवर को मार डालते हैं और हेमराज इस पूरी घटना को देख लेते हैं और डर के कारण राजेश तलवर भी हेमराज की मृत्यु कर देते हैं। समय बीतता गया और केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई ने इस केस में बहुत से बड़े खुलासे किए, जैसे कि आरुषि ने अपने कैमरे से आखिरी तस्वीर रात 10 बजे ली और उसी रात 3 से 6 बजे के बीच राजेश ने अपने बड़े भाई दिनेश को फ़ोन मिलाया और उसी समय दिनेश ने सुशील को फ़ोन मिलाया। सुशील उनका फैमिली फ्रेंड होता है। सुशील ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर गौतम को फ़ोन मिलाया और लगभग 6 बार इन लोगों की आपस में बातचीत हुई, लेकिन बहुत समय के बाद भी असल आरोपी की पहचान न होने की वजह से इस केस को सीबीआई की दूसरी टीम को सौंप दिया जाता है। जिसके बाद 2013 में राजेश तलवर और नुपुर तलवर को आरुषि तलवर और हेमराज की मौत के आरोप के कारण आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अब सब लोग ये सोच रहे थे कि आरुषि तलवर और हेमराज को इंसाफ मिल गया,
लेकिन किसी ठोस सबूत न होने की वजह से राजेश तलवर और नुपुर तलवर को 2017 में बेल मिल जाती है। राजेश और नुपुर तलवर का कहना है कि पुलिस ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। इस वजह से ये एक छोटा सा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता चला गया। आज भी इस केस की गुत्थी सुलझी नहीं है और ये अब तक एक रहस्य है कि आरुषि तलवर और हेमराज की मृत्यु किसने की। तो ये है आरुषि हेमराज मर्डर की पूरी घटना। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।